नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान चौधरी एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं एक बहुत महत्वपूर्ण आपका एक सिस्टम लेकर, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। आप देख सकते हैं विजन पहली बार आप लोगों के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आया है और वो बताएगा आपको कि किस प्रकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी से अलग है। किस प्रकार अलग अलग पॉलिसी अलग अलग समय पे आई, चाहे वो 1964 में रही, 1986 में रही, उसके बाद 1993 में आई, उसके बाद फिर छोटा सा बदलाव आपको आपको पता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया, और अब 2020 में जो बदलाव लेके आई है वो क्या है, उसके बारे में आज आपके साथ चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं बिना टाइम की देरी करे। क्या है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, देखते हैं इसके बारे में। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये कमेटी क्या है। आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, बेसिकली एक कमेटी थी जिसका ये इनिशिएटिव था न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना, कि कैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी वर्क करेगी, क्या इसका सिस्टम रहेगा, क्या इसका एजेंडा रहेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक्चुअल जो फ्रेम डिजाइन है 5+3+3+4, यानी कि ये प्रोसेस क्या है, क्या पिछली एजुकेशन पॉलिसी से इस एजुकेशन पॉलिसी में कोई बदलाव आया है, ये भी जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे आपसे क्या एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया है। जैसे आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे कस्तूरी रंगन जी हैं, ये वही कमेटी के अध्यक्ष हैं जिन्होंने बिल्कुल ग्रामीण स्तर पर जाकर लोगों से बात की, ये देखा कि कहां पर एक्चुअल एजुकेशन पॉलिसी लैप कर रही है, ताकि हम उसको मजबूती दे सकें और बच्चों को शिक्षा के प्रति उजागर कर सकें, जो अभी तक कहीं ना कहीं दूरी बढ़ती जा रही है। देखेंगे क्या है, बाकी वही सवाल 5+3+3+4 क्या है, ये भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले कस्तूरी रंगन जी, ये आपके कस्तूरी रंगन जी हैं, इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके रमेश पोखरियाल जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे, उन्होंने इनको ये जिम्मेदारी दी और कहा कि आप लोग ना गांव गांव तक जाइए, सर्वे कीजिए और पूछ के आइए कि भाई साहब क्यों ऐसा हो रहा है कि बच्चे स्कूल में जा नहीं रहे, क्या ऐसा कारण है कि जिसकी वजह से बच्चों का एक अभिरुचि अपने स्कूल की तरफ नहीं रही। तो इन्होंने पाया कि जब ये एक हरियाणा के एक छोटे से गांव में गए थे, तो वहां पर जब ये सर्वे कर रहे थे ना, तो वहां पर एक पाया एक बच्चा ना अपने पिता से एक सवाल करता है। मुझे भी पता है, आप लोग और हम लोग जब छोटे छोटे हुआ करते थे ना, तो क्या होता था, हमें घसीट कर बड़े इज्जत से प्यार से घसीट कर स्कूल तक छोड़ के जाया जाता था। कोई बच्चा कोई लॉलीपॉप से मानता था, कोई चॉकलेट से, या कोई मम्मी की मार से या पापा की मार से, है ना। हम लोग शुरू से बचपन से इतने नोटी रहे हैं स्कूल के कंडीशन पे। तो कस्तूरी रंगन जी ने देखा कि एक बच्चा रो रहा था और अपने पिता से एक सवाल कर रहा था कि वहां पर ना एक व्यक्ति, एक छोटा सा बछड़ा होता है ना, गाय का बछड़ा, उसको ले जा रहा था खींच के। तो बच्चा अपने पिता से कहता है, बापू क्या ये बछड़ा भी स्कूल जाने में देरी कर रहा है। तो इस प्रकार इन्होंने जाना उनसे कि भाई साहब ऐसी क्या समस्या थी। तो यानी कि बच्चे के दिमाग में ये थी कि जिन लोगों को घसीट कर ले जाया जाता है, तो वो अपने कॉलेज या स्कूल जाने में कहीं ना कहीं दूरी प्रकट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच में ऐसा संवाद हुआ है जिसकी वजह से उसके मन में डर है। तो यानी कि घसीट कर ले जाना, इसीलिए कस्तूरी रंगन जी ने ये इंप्लीमेंट कराया कि कैसे सबसे पहले बच्चों को स्कूल तक लाया जाए। ये इनकी पॉलिसी का आधार था, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। पहले बच्चे ऐसे सोचा करते थे कि कैसे हमें बुखार हो जाए, हम स्कूल ना जाए, क्योंकि स्कूल में पढ़ाई का बोझ बहुत जबरदस्त था। पर इस बार कस्तूरी रंगन जी ने जो पेश किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर 5+3+3+4 का जो एजेंडा लाया है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना समय की देरी करे हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या है ये। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 में सबसे पहला इंप्लीमेंटेशन क्या था, पहले यानी कि इस पॉलिसी के लाने से पहले हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे आप लोग एचआरडी मिनिस्ट्री भी कहते थे, इसको सबसे पहले नाम बदलकर क्या कर दिया है आपका, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि पहले इस मंत्रालय का नाम क्या था, तो वो एचआरडी मिनिस्ट्री थी। और ये किसकी अध्यक्षता में चेंज हुआ, रमेश पोखरियाल जी जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर थे। आपको पता है तो खैर बदल गए हैं, पर उस वक्त कौन थे, रमेश पोखरियाल जी। और पहली बार जब इंप्लीमेंटेशन एजुकेशन पॉलिसी में लाया जाता था ना, तो उस वक्त कौन थी, स्मृति ईरानी, जिन्होंने पहली बार ये पेशकश किया था कि आप लोग शिक्षा एजुकेशन में कुछ ना कुछ चेंजेस कीजिए। दोस्तों, कभी कभी हम लोग एक चीज देखते हैं कि सरकार ने एकदम से न्यू एजुकेशन पॉलिसी ले आई, तो ऐसा क्या कारण रहा होगा। तो हमेशा दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी ग्रुप
अपना मैनिफेस्टो जारी करता है ना, चुनावी मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र, तो वो कहीं ना कहीं इन चीजों को इंगित करता है कि मैं आने वाले इन सालों में ये सारे काम करने वाला हूं। तो इन्होंने क्या किया, अपने मैनिफेस्टो में ये दिखाया कि मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आएंगे अगर आप हमें सरकार में चुन के लाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, किसी भी पार्टी का मैनिफेस्टो उसका एक अभिलेखा तैयार करता है बताने के लिए, मसौदा, कि भाई साहब वो क्या करने वाले हैं। और इसीलिए जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है ना 10+2, दोस्तों एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे और आप लोग देख भी रहे हैं, आपको ना समाज के विभिन्न वर्गों में इज्जत यह कहकर दी जाती है या आपका शोषण यह कहकर दिया जाता है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। जैसे बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं सर ऐसा तो नहीं है, अब आप बताइए, मुझे कमेंट करके बताइएगा और मैं देख भी रहा हूं। ठीक है, आपसे पूछा गया बेटा आप कौन सी साइड से हैं, साइंस साइड से, तो अब आपको इज्जत साइंस साइड के हिसाब से दी जाएगी। फिर पूछा जाएगा पीसीबी या पीसीएम, जी सर पीसीएम, तो यानी कि बच्चा अच्छा ये तो सीधा जाएगा आईआईटी करेगा, ये जाकर सीधा बीटेक करेगा। और आपने कहा जी पीसीबी, अच्छा या तो ये फार्मेसी करेगा या ये डॉक्टर बनेगा। इसी प्रकार जब कॉमर्स में बच्चा आता है तो उससे पूछा जाता है भाई साहब कॉमर्स विद मैथ या विदाउट मैथ। यानी कि बच्चों के साथ जो हम ये शोषण कर रहे हैं ना बचपन से, कि उसको इज्जत कैसे दी जानी है, तो कस्तूरी रंगन कमेटी ने इसको बहुत आधार समझते हुए बच्चों को जोड़ने का एक प्राथमिक दर्जा प्राप्त कराया। उन्होंने दिखाया कि ये जो बाइज्ड सिस्टम है ना इसको समाज से अलग करना चाहिए, और हम आगे भी पढ़ेंगे कैसे इन्होंने इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन किया कि जो 10+2 है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो सबसे पहले हम लोग इस फेस को समझते हैं। इतने आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि समाज का विभिन्न वर्ग कैसे हमारे साथ पक्षपात करता है, बाइज्ड करता है। इसी वजह से कस्तूरी रंगन जी ने इस 10+2 की नीति को तोड़ दिया और कहा कि बेटा शिक्षा का अधिकार है ना, आप जब सरकारी नौकरी की तैयारी करते हो ना बेटा, आपसे कहा जाता है आप 12वीं पास हैं, आपसे ये नहीं पूछा जाता कभी सरकार के द्वारा आप कॉमर्स से हैं, आर्ट से हैं या आप साइंस साइड से हैं। वो आपसे सिर्फ ये कहता है आप 12वीं पास हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। वो आपका एजुकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है बेटा। वो कभी नहीं कहता आप विद मैथ्स है विदाउट मैथ्स है, कभी नहीं। गवर्नमेंट बाइस कभी नहीं करती। जो समाज ये बाइस कर रहा था उसको बदलाव करने के लिए 10+2 को रिमूव करके आपका 5+3+3+4 की इंप्लीमेंटेशन की गई। यानी कि सरकार आप आपके साथ 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15 साल तक आपके साथ रहेगी, ना कि सिर्फ 12 साल। आपका 15 साल ख्याल रखेगी। कैसे जानते हैं इसके बारे में, देखिए। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम ले आए। ठीक है, बिगिनिंग टाइम किया गया सिर्फ 6 साल के लिए। ठीक है, यानी कि पहले क्या होता था कि 6 साल का बच्चा ही जो है फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया करता था। पर इन्होंने सबसे पहला बदलाव क्या किया कि इन्होंने 5+3+3+4 में सबसे पहला बदलाव क्या किया, ये है सबसे पहला बदलाव। क्या कि इन्होंने बच्चों को स्कूल में एडमिशन देने की उम्र 3 साल कर दी। दोस्तों एक कमेंट आपके मुझे चाहिए इस क्वेश्चन पे कि आर्टिकल आर्टिकल किस आर्टिकल में आपके 3 से 6 साल के बच्चे को पढ़ाने का प्रावधान है और यह किसका विषय है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे, क्योंकि राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A में आता है, पर वो आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। पर बेटा उससे पहले भी तो बच्चे पढ़ते हैं ना, एलिमेंट्री एजुकेशन जो आंगनवाड़ी वगैरह में भी दी जाती है, छोटे छोटे प्राथमिक स्कूलों में दी जाती है। यानी कि जब पहली क्लास में बच्चा एडमिशन लेता है उससे पहले प्री स्कूलिंग करके आता है ना, तो ये किस आर्टिकल के तहत कराई जाती है और कहां पर इसका प्रावधान है, संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, प्लीज ध्यान रखें इसका। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, फाउंडेशन बनाया। उन्होंने कहा बेटा 5 साल के बच्चे को हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले उसके लिए एक प्लेवे कंडक्ट करेंगे। जी प्लेवे में बच्चा क्या करेगा, पहले भी तो प्लेवे जाता था ना। अब क्या है कि भैया देखो बात है सीधी सी, बच्चा डरता है काम से, अच्छा खेलकूद के प्रति ज्यादा रुझान होता है, तो फिर सर उसमें क्या होगा, भाई साहब खिलाएंगे कुदाएंगे, आपका रुझान आपका जो इंटरेस्ट है वो स्कूल की तरफ जनरेट करेंगे। वो आपको बताएंगे कि कैसे हम लोग अच्छे तरीके से स्कूल में बच्चों को गेम्स खिलाएंगे। यानी कि सिर्फ आपको 3 साल सिर्फ खिलाया जाएगा, इन 3 सालों में खिलाया जाएगा, आपसे कोई काम नहीं कराया जाएगा। आइए अपने कपड़े गंदे कीजिए, मौज मस्ती कीजिए, कोई ड्रेस कोड नहीं है, कुछ नहीं है, मौज मस्ती करो, स्कूल में आओ बढ़िया तरीके से, सारे खेल खिलौने आपको स्कूल में मिलेंगे। आप चाहे लेट कूद के खेलो या जैसे मर्जी खेलो, बस स्कूल की तरफ आपका इंटरेस्ट होना चाहिए कि स्कूल में हमारी मैडम ये खेल खिलाती है, ताकि मेरा इंटरेस्ट बढ़े। दूसरी चीज, इन्होंने 2 साल को डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि 3 और 2 5 हो गए ना, इसी की तो बात कर रहे हैं हम लोग। इन 2 सालों में पहली और दूसरी क्लास कब आप लोग पास कर लेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आपसे बच्चे सो यहां पर अभी तक क्या होता था, हम लोग पहली और दूसरी क्लास वाले बच्चे बेचारे किताब के मारे
इतनी सारी किताबों को पढ़ते हैं, स्कूल में टेस्ट लिए जाते हैं, बच्चा टेंशन में होता है, मैडम ने काम नहीं करा तो मारेंगी। अब बच्चे मैडम क्या करेंगी, आपसे क्वेश्चन पूछेंगी, बस आपको पता है ठीक है, नहीं तो पढ़ाएंगी। आपसे जो टेस्ट होगा वो वर्बल होगा, लिखित नहीं होगा, रिटन टेस्ट नहीं होगा, और जो भी आधार होगा ना वो सिर्फ क्वेश्चन सेशन होगा, नथिंग एल्स। पॉइंट क्लियर हुआ? तो इन 5 सालों में बच्चों को यह अभिरुचि पैदा की जाएगी कि बच्चा किस प्रकार स्कूल के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करे, और वो भी स्कूल जाने की प्राथमिकता को समझे। ठीक है, जैसे कि पहले क्या होता था, ये देखिए, ये एक स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्टिंग है अभी हमारा, और ये न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है। इसको भी हम लोग बेटा भी आगे जानेंगे कि कैसे 6 साल से 14 साल का बच्चा हिसाब करता था, फिर 2 साल का बच्चा है, तो इन प्रोटोकॉल्स को हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, देखिए आगे दूसरा प्रोटोकॉल है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा फेज, यानी कि आपका प्रिपेटरी। प्रिपेटरी मतलब यहां पर 3 साल बच्चा रुकेगा और आपका सबसे पहले एग्जाम लेना शुरू किया जाएगा। ठीक है, इसमें आप लोग कौन कौन सी क्लास करेंगे, तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास, और ये सभी एक्टिविटी बेस्ड होगा। आप लोगों को एक्टिविटी कराई जाएंगी, खिलाया जाएगा अच्छे तरीके से, आपको बच्चों को पढ़ाई कराई जाएगी, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन जैसे नॉर्मली पूछे जाते हैं बच्चों से। ठीक है, और लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी होगी आपकी, मदर टंग या फिर आपकी नेशनल लैंग्वेज। पर दोस्तों याद रखना, यहां पे आपके जो एग्जाम्स होंगे ना, यानी कि क्वेश्चन सेशन पूछना आपसे शुरू होगा, और इसका जो असेसमेंट होगा ना, याद रखना दोस्तों, जैसे हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, एजुकेशन सिस्टम में, कि हम बच्चे को ना बचपन से डिसीजन मेकर नहीं बनाते, मेरे लिए क्या सही है ये नहीं सिखाते। इसलिए बच्चों का यहां पर जो एनालिसिस होगा ना, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। एनालिसिस जो होगा वो 4 बिहाफ पे होगा। पहला, बच्चा खुद अपना आकलन करेगा, दूसरा टीचर करेगा, तीसरा उसके मां बाप, और चौथा उन दोस्तों के साथ जिसके साथ वो पढ़ेगा। अब एक बच्चा अगर दूसरे बच्चे को नंबर देगा ना, तो ये सोच के देगा कि उसको भी किसी को नंबर देने हैं। तो यानी कि अभी तक जो बच्चे गैंग सिस्टम बना लिया करते थे ना, 3-4 लोग ही हैं जी जो मेरे ग्रह के हैं, बाकी तो अंतरिक्ष से आए हैं, वो प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी। सबके प्रति इक्वालिटी आएगी, समानता आएगी, और बच्चा ये सोचेगा यार मैं अगर इसको गलत नंबर दूंगा तो ये भी मुझको कल को गलत नंबर देगा। इसीलिए डिसीजन मेकिंग पॉलिसी आपकी यहां से इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। ये कस्तूरी रंजन जी ने अलग से इंप्लीमेंटेशन लिया कि बच्चे डिसीजन मेकर भी होने चाहिए। पॉइंट क्लियर है? अगले पेज की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट फेज है आपका थर्ड फेज। इसमें आपकी मिडिल स्टेज क्लास होगी जो 3 साल की होगी। इसमें आप लोग कौन कौन सी क्लास करेंगे, छठी, 7वीं और 8वीं। अब इसके अंदर कुछ चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि कंप्यूटर कोड स्टार्ट हो जाएगा, आर्ट शुरू हो जाएगी, मैथ शुरू हो जाएगी, साइंस आ जाएगी, वोकेशनल या टीचिंग कोर्स कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों एक बात ध्यान रखना, यहां पर ना आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, और आपको ना मजेदार बात क्या है, आपको एक वोकेशनल कोर्स भी दिया जाएगा। अब ये क्या होता है सर, वोकेशनल कोर्स का मतलब है, जैसे आपके पापा ना कारपेंटर है, अब आप कहते हो यार उसमें भी बहुत अच्छा मेरा रुझान है, मैं भी इसे सीखना चाहता हूं। या आपका बेटा कहता है सर मुझे ना यहाँ छठी 7वीं में कि कंप्यूटर सीखने की रुचि है, मुझे कंप्यूटर सीखना है, तो स्कूल वाले कह रहे हैं ना करिए ना, आप वहां पर स्कूल में जाइए, स्कूल नहीं सीखना कहीं और सीख लीजिए कंप्यूटर, जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ना उसके मार्क्स भी हम आपके कोर्स में इंक्लूड करेंगे, ये वोकेशनल कोर्स हम आपको एक्स्ट्रा देंगे। सीखिए, सीखने के लिए तो काम कर रहे हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इंप्लीमेंटेशन किया। आप कंप्यूटर सीखना चाहते हो सीखिए, कारपेंटर का काम सीखना चाहते हो सीखिए, महिलाएं कई बार क्या सोचती हैं स्टिचिंग का काम आना चाहिए, तो सीखिए ना आप सीखिए ना, आपको नंबर दिए जाएंगे ना, इसके भी इंप्लीमेंटेशन दिया जाएगा। तो ये न्यू शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी का सबसे बढ़िया सिस्टम है, और ये सभी का सभी जो किया जाएगा ये इंडियन लैंग्वेज है। दोस्तों इसके ऊपर मैं अभी टिप्पणी करूंगा कि यहां पर ना थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के बारे में मैं लास्ट में डिस्कशन करूंगा, क्योंकि ना ये सारी की सारी चीजें अभी तक जो है 8वीं क्लास तक इंडियन लैंग्वेजेस के बेसिस पे है, इसके बारे में अभी आगे चर्चा करूंगा। यहां पर अभी इंग्लिश का कोड अभी आप लोगों के लिए नहीं आया है। आगे चलते हैं। देखिए, अब आपका जो फोर्थ फेज है वो क्या है, आपका सेकेंडरी स्टेज है, यानी कि जहां पर आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं करेंगे। ठीक है, यानी कि अब यहां पर फॉरेन लैंग्वेज भी आपकी इंप्लीमेंट हो जाएगी, यानी कि आप फॉरेन लैंग्वेजेस में आप सीख सकते हो। ठीक है, जैसे पहले क्या हुआ था आर्ट साइंस कॉमर्स, जिसके बारे में अभी आपसे बात कर रहा था, 11वीं 12वीं में इज्जत कैसे देनी है जी, बच्चे ने आर्ट्स लिया है, साइंस लिया है, कॉमर्स लिया है, तो भाई साहब अब स्ट्रीम नहीं होगी। आपका मन करे केमिस्ट्री पढ़ो आपका मन करे हिस्ट्री पढ़ो, आपका मन करे अकाउंटेंसी पढ़ो, जो चाहे वो पढ़ो, जो आपके लिए अच्छा है वो पढ़ो ना। सरकार ने यही कहा, इस बायस सिस्टम को यहां पर खत्म कर दिया गया है। ठीक है, मल्टीपल सब्जेक्ट ला दिया जी आपके लिए, और एग्जाम जितने भी कंडक्ट होंगे ना अब सेमिस्टर वाइज होंगे, यानी कि बेटा 6 महीने में एक बार एग्जाम होंगे, ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जब पेपर आते हैं तभी उठ के चलते हैं किताब लेके,
है ना, जब मार्च में एग्जाम होते हैं, जनवरी में एक्टिव होते हैं, तो उस वजह से उनका एजुकेशन का कितना नुकसान होता है। तो सरकार ने कहा जी हम 6-6 महीने मिलेंगे, ठीक है, ताकि बच्चे की अभिरुचि शिक्षा की तरफ बनी रहे। तो 6-6 महीने में सेमेस्टर वाइज आपके एग्जाम होंगे, इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, ताकि आप डिसीजन मेकर के साथ साथ आप सोच पाए कि अगर इस परिस्थिति में मैं हूं, जैसे आप लोग एक वर्ड पढ़ते हैं दोस्तों, एथिक्स। एथिक्स मींस डेवलपमेंट, जहां पर आप ना परिस्थिति के अनुसार अपनी सिचुएशन को बदलते हैं। जैसे मैं एक परिस्थिति आपको देता हूं कि आप में से कितने लोग कहते हैं कि भाई मैं किसी का मर्डर नहीं करूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा, है ना, सब लोग सोचते हैं ना मैं कभी नहीं मारूंगा। और बाई चांस सोचिए आपको मैं फौज में भेज दूं, तो आप किसी का मर्डर नहीं करोगे, मारोगे नहीं किसी को। या फिर एक परिस्थिति और बता देता हूं, आपके भाई या छोटे बहन की तरफ अगर पिस्टल रखी और आपके पास हाथ में किसी ने चाकू दे दिया, तो क्या आप उस व्यक्ति को नहीं मारोगे? दैट मीन्स नीति शास्त्र में यह बताता है कि क्या समय के अनुसार वह परिस्थिति होगी जिसके अनुसार हमें बदलना पड़ता है। ठीक है, एथिक्स, तो ये बच्चों को यहां पर सिखाया जाएगा, मोरालिटी सिखाई जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। देखो, उसके बाद आपका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट फेज ग्रेजुएशन। ये वो फेज है दोस्तों जहां पर सबसे ज्यादा अधिकांश लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, छोड़ने के बाद ग्रेजुएशन नहीं करती। माफी चाहूंगा, जैसे आपकी शादी है जी, 6 महीने बाद पढ़ाई छोड़ दो, क्या करना है, माँ की तबीयत बहुत खराब है, बच्चा सेकंड ईयर थर्ड ईयर में कोर्स छोड़ देता है, पापा की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है, बेचारे लड़के को काम करना पड़ता है, ठीक है, और वो एजुकेशन से दूर होता चला जाता है। गवर्नमेंट कह रही है बेटा अब आपके साथ ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, देखिए आइए। गवर्नमेंट ने कहा आपने अगर सबसे पहली चीज तो आपके लिए क्या कर दिया, ये जो वाली जो चीज है ना, बीए बीएससी बीकॉम, ये भी खत्म कर दी। जैसे आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या लिखा होता है, यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट। ये तो नहीं कहते ना बीए हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, कभी नहीं पूछते ना ग्रेजुएट। तो इसलिए सबसे पहले तो ये फंडा ही खत्म कर दिया इन्होंने, बाय सिस्टम खत्म कर दिया। अब ये लोग कह रहे हैं कि जी फर्स्ट आप जब पहली साल आप बीए करोगे ना, तो आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, सर्टिफिकेट कोर्स मिल जाएगा। आफ्टर दैट जब आप सेकंड ईयर कंप्लीट करोगे तो डिप्लोमा मिलेगा और 3 साल में डिग्री। मान लीजिए आप सेकंड ईयर में कंप्लीट करके थर्ड ईयर में पहुंचे, किसी कारणवश आपको एजुकेशन छोड़नी पड़ी, तो सरकार कह रही है अब आपको शुरू से करने की जरूरत नहीं है, आपको डिप्लोमा मिल गया ना, अब आइए सीधा डिग्री ले लीजिए, थर्ड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन लीजिए और अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो ये बाय सिस्टम भी दोस्तों हमारी एजुकेशन पॉलिसी से दूर कर दिया है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फेज है। किसी न किसी समस्या की वजह से हम इन तीनों फेजों में कॉलेज को छोड़ देते हैं, तो अब हम कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट है फोर्थ ईयर, ये रिसर्च वाला। मान लीजिए आप कह रहे हैं जी मुझे इसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो अच्छी बात है, कीजिए ना चौथे साल में। तो जैसे ही आप लोग सबसे पहले कहां पहुंचोगे, पीएचडी करने के लिए पहुंचोगे, तो आपको फर्स्ट ईयर की जगह सीधा सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कह रहे हो जी मैं ग्रेजुएशन के बाद यहां जाना चाहता हूं, तो आप सीधा यहां पर भी कर सकते हो, तब आपको 2 साल की करनी पड़ेगी पीएचडी। ठीक है, 2 साल की। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट, एमफिल को खत्म कर दिया, अब एमफिल के कोई पोस्ट ही नहीं है, खत्म कर दिया इसको। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब आप लोगों के लिए बीएड के लिए 4 ईयर का टेक्निकल प्रोग्राम बना दिया है, ताकि आप लोग ये सीखें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे बच्चों की अभिरुचि जनरेट करनी है, वो ताकि स्कूल तक आए। तो ये छोटे छोटे जो चेंजेस हैं जो आपके इस पार्ट में किए गए हैं। और एक सबसे बढ़िया बैकग्राउंड, ठीक है, आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सबसे पहला बैकग्राउंड क्या रहा है कि 1964 में पहली बार एजुकेशन पॉलिसी आई थी। उसके बाद 1986 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, कुछ चेंजेस 1992 में किए गए। उसके बाद 2009 में, आपको पता है ना, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था और इंप्लीमेंट हुआ 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, और उसके बाद 2020 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति दोबारा से आई है। पॉइंट क्लियर है। अब सबसे अच्छी चीज क्या है, देखो ये मैंने लिखा हुआ यहां पर कि जो राइट टू एजुकेशन 2009 में इनेक्ट कर दिया गया था, पर इसको लागू कब किया गया, 1/4/2010 से। जैसा मैंने आपको बताया कि जब कभी भी कोई कानून बनाया जाता है तो आपको हमेशा एक मैनिफेस्टो चेक कर लेना चाहिए, घोषणा पत्र। देखो मैंने यहां पर लिखा है 2014 का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो था, उसमें द न्यू एजुकेशन पॉलिसी या उस कमेटी के बारे में बताया था। और ये कमेटी बनाई गई थी इससे पहले सुब्रमण्यम कमेटी, ठीक है, जो स्मृति ईरानी ने 2015 में बनाई थी। उन्होंने जो सबमिट रिपोर्ट की थी ना, उससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए, इसीलिए कस्तूरी रंगन कमेटी को बनाया गया। ठीक है, इसीलिए कस्तूरी रंगन कमेटी को बनाया गया। ये लीजिए जिसके बारे में मैं बात कर रहा था आपसे, कस्तूरी रंगन, ये रे 2017 में नई कमेटी बनाई जिसने 31 मई 2019 को अपनी रिपोर्ट पेश करी, जिसके अंदर 9 मेंबर थे। उन्होंने ड्राफ्ट किया और न्यू एजुकेशन
19 में ये हेड किया किसने? कस्तूरी रंगन जी ने, जो इसके चेयरमैन थे। ठीक है, सबसे पहले क्या काम किया? एचआरडी मिनिस्ट्री को हटाकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जहां से आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, पहले जीडीपी का मात्र 1.6% ही था जो आपके एजुकेशन पे खर्च किया करते थे, और अब 6% कर दिया है। ठीक है, जीडीपी पॉइंट क्लियर है? पहले 1.6 था, अब 6 कर दिया है, 6% कर दिया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट। और इन्होंने क्या किया कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को, यानी कि जो बच्चे पहले स्कूल छोड़ के चले जाया करते थे ना, उनको कम से कम 50% तक करने का प्रावधान रखा है 2035 तक। यानी कि अगर 10 लाख लोग पहली क्लास में एडमिशन लेते हैं तो कम से कम 5 लाख लोग तो हों जो ग्रेजुएट करके बाहर निकले। ये इन्होंने एक आंकड़ा लिया है ताकि समझा जा सके इसके बारे में। ठीक है, अब लोग थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट क्या रहे। पहला पॉजिटिव पॉइंट यही रहा कि जीडीपी को बढ़ा दिया, 1.5 से 6% कर दिया। अब जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी एक कैटेगरी बना दी जाएंगी कि सर आप इससे ज्यादा, ठीक है, इससे ज्यादा आप फीस नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन, जो मैंने बताया, स्टिचिंग सीख सकते हो, कंप्यूटर सीख सकते हो। उसके अलावा रिजल्ट प्रोसेस को आपके मार्क्स के आधार पर, ये मैंने आपको बताया था, सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से, ये मैंने आपको बताया था, दोस्तों के आधार पर, ताकि वो लोग अपने अंदर एक डेवलप कर सके क्वालिटी को, जिसको डिसीजन मेकिंग कहते हैं, वो आपको बताया। और पेरेंट्स, यानी कि बच्चों के अभिभावक भी तो हैं जो ये बताएंगे कि भैया बच्चा हमारा क्या कर रहा है, और इन्हीं चारों के आधार पर आपके मार्क्स बनाए जाएंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? उसके बाद एंट्रीज दी जाएंगी आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज में। दोस्तों, ये विषय सबसे गंभीर है। जैसा आप लोगों ने अभी देखा ना, यूक्रेन की क्या हालत हो गई। हमारे देश से अधिकांश दोस्त या हमारे भाई बहन यूक्रेन जाते हैं एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने, एमबीबीएस करने। अब बताइए, यूक्रेन अपनी हालत में नहीं है, वो बच्चों को क्या डिग्री कराएगा? तो इसी प्रकार हमारे देश की सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है कि पूरी दुनिया की 50 बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी अब भारत आए और यहां पढ़ाएं, हम बाहर नहीं जाएंगे। आप यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज हैं, लंदन यूनिवर्सिटी है, या कोई भी आप चिकागो यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, भाई साहब आप हमारे यहाँ आइए और बच्चों को पढ़ाइए। एस्टेब्लिशमेंट का हम आपको मौका दे रहे हैं, आइए और पढ़ाइए, हमारा बच्चा बाहर नहीं जाएगा अब। ठीक है, उसके अलावा टीचिंग ट्रेनिंग को अब सिर्फ 4 साल के लिए कर दिया है, ये आपका बहुत अच्छा चीज है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारा एजुकेशन सिस्टम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कर दिया, ताकि टीचर की एप्टीट्यूड को भी डेवलप किया जा सके। ठीक है, बट इसके अंदर एक छोटी सी नेगेटिव पॉइंट क्या थी दोस्तों, कि इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा सा इसमें अभाव देखा गया, क्योंकि रीजनल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज इसमें ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। और सेंटर लेवल पर, यानी कि जितने भी अधिकार है ना, अभी तक केंद्र स्तर पर है, राज्य के स्तर पर नहीं है। दोस्तों, एक चीज और मैं कहूंगा, जैसे आपको पता है ना, आपके एक पड़ोसी देश है चाइना, चिंग मिंग चिंग पोंग पैंग लाइक दैट वो बात करते हैं, क्योंकि वो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, वो उनकी नेशनल लैंग्वेज है। इसी प्रकार चाइनीज को समझने के लिए जब आपके देश में कोई आता है ना, उनको इंग्लिश भी बोलनी नहीं आती। तो इसलिए थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट यही है कि अगर हम लोग अपने ही एजुकेशन को पकड़ के बैठ जाएंगे, तो आपको पता है ना, इंडियंस कहीं भी चले जाए, उसकी इंग्लिश टूटी फूटी इतनी बढ़िया होती है कि वो अमेरिका में, यूके में, यूरोप में कहीं भी जाकर वो सेटल कर सकते हैं। जिस प्रकार चाइना को समझने के लिए, चाइनीज लैंग्वेज को समझने के लिए बड़ी सरदर्दी की जाती है, इसी प्रकार हमें भी इस इंग्लिश एजुकेशन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि अब इंग्लिश सबकी प्रायोरिटी हो गई है। तो इसलिए अगर प्राथमिक लेवल पे भी इंग्लिश की शुरुआत हो जाए, तो ये छोटा सा एक इंपैक्ट है जो शायद थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि हम लोगों को तो एसिमुलेशन करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए चाइनीज लैंग्वेज एक सिर्फ एक देश की लैंग्वेज बन के रह गई, और इंडियन लैंग्वेज पूरे वर्ल्ड में है। इंडिया का आदमी कहीं भी इंग्लिश टूटी फूटी बोल के अपना गुजारा कर सकता है, पर चाइनीज बोलने के लिए तो भैया उन्हें एक बंदा रखना ही पड़ता है। ठीक है, ट्रांसलेटर। और दोस्तों, एक चीज और, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप अभी सारे इनिशिएटिव्स को क्या कर सकते हैं, हमारे विजन के इस वेबसाइट से आप लोग ले सकते हैं। इसकी पीडीएफ हम लोग आपके साथ शेयर कर देंगे। पीडीएफ की भी आपको कोई टेंशन नहीं है, बस आपके लिए सिर्फ एक छोटा सा काम है, ये वीडियो आपकी है। अब आपको इसको कितना लाइक और सब्सक्राइब कराना है, इस चैनल को कितना प्रमोट करना है, इस चैनल को कितना आगे बढ़ाना है, ताकि मैं और हम पूरा विजन परिवार आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकें। थोड़ा सा तो हेल्प चाहिए ना आप लोगों की भी, तो ये जिम्मेदारी आपकी है। प्लीज लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, और इस चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी हेल्प करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि
हम कोशिश करें उनको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करा जाने के लिए, क्योंकि सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि जो समझाने की कोशिश मैंने की है आपको वो आपको समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट्स आते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।